पंखा बंद कर दीजिए तो। चलिए, कल हम लोग यहां से ऊपर पढ़े हुए थे, ठीक है। ये सब कल हम लोग पढ़ लिए थे कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है नीचे वाला, वो किस आकार का है? प्रायद्वीपीय आकार का है। प्रायद्वीपीय क्यों? क्योंकि तीनों तरफ से क्या घिरे हुए हैं? जल, ठीक है, वह जल से घिरा हुआ है और इसलिए प्रायद्वीपीय आकार के अंतर्गत वह आता है। और ये तीन तरह से जो जल से घिरा हुआ है वह किन किन सागरों का है? पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और पश्चिम में और दक्षिण में, ठीक है। तो ये तीन महासागर के जलों से घिरा हुआ है और जिस वजह से उसे हम क्या कहते हैं? बंगाल के प्रायद्वीपीय आकार के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कल से थोड़ा थोड़ा प्रश्न पूछ लिया जाए। बताइएगा कि भारत का जो आकार है लगभग किस आकार का है? त्रिभुजाकार का है। और भारत का कौन सा भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है? उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग? उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। और संकीर्ण कौन सा भाग है? संकीर्ण मतलब कि पतला, दक्षिणी भाग, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दें, भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा होकर गुजरती है? यह भारत को कितने भाग में बांटती है? दो भागों में। कर्क रेखा कितना डिग्री पर गुजरता है? 23 डिग्री और चलिए 30 मिनट। चलिए, कितना डिग्री से नीचे जो भारत का हिस्सा है वह पतला होना प्रारंभ हो जाता है? 22 डिग्री से नीचे जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है वह क्या होते चला जाता है? पतला होते चला जाता है, ठीक है। अब एक प्रश्न जो वीडियो कल ध्यान से देखा होगा उसी को समझ में आया होगा। भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल बना हुआ है, जो आज के नहीं, राम के समय का पुल है। उसको क्या कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। कौन सा सेतु कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। चलिए, तो आज बढ़े आगे, आज बढ़ा जाए ना जी। चलिए, एक खाली स्थान ले रहे हैं। खाली स्थान के लिए ले लें, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, हाँ चलिए चलेगा। देखिए, आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अगर हम इसको पृथ्वी मान लें, क्या मान लें? पृथ्वी, तो इस पर कुछ रेखाएं जो है वो इस प्रकार से चली होती है और इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? ये है देशांतर रेखा। और अक्षांश रेखा कैसे कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, समझ गए ना? ठीक है, ये कौन से रेखा हो जाते हैं? अक्षांश रेखा हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये पृथ्वी का अक्ष है और ये जो इस हिसाब से रेखाएं चलती हैं, अक्षांश रेखाएं होती है और ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अगर बात करें तो अक्षांश इधर कौन सा दिशा है? पश्चिम है ना? तो पश्चिम से अगर पूरब की ओर जो रेखाएं हैं वो कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कहां से? पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम कहिए, ठीक है। और अगर बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो ये कौन सी रेखाएं हो जाती हैं? ये हो जाती हैं देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं तो समझ गए, ठीक है। किसी को दिक्कत? जो बीचों बीच रेखाएं होती है उसे इसे कौन सा रेखा कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या फिर इसी को विषुवत रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य। अब भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? देखिए, कर्क रेखा ऊपर वाला है इसके, ठीक है। अब इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भूमि को ना, ये पूरा भूमि है ना, पृथ्वी है, और इसको ये ठीक बीचों बीच बांट देती है, तो इसलिए ये भूमि को मध्य से काटती है और इसलिए इस रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। बाकी ये जो भी रेखाएं हैं
जो पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही हैं वो कौन सी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए। जब जब कोई जरूरी पड़ेगा, ये एक खाली व्हाइट बैकग्राउंड बना के रखे हुए हैं, इसी पे काम चलाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर, जहां उस टॉपिक को कल हम लोग छोड़ दिए थे, ठीक है। तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव, आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, चलिए देखते हैं। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग समान है, चाहे अक्षांशीय विस्तार कहिए या फिर देशांतरीय। अक्षांशीय ये है और देशांतरीय उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये दोनों लगभग समान है और कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो अगर हम बोले भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री, और देशांतरीय विस्तार भी कितना है? 30 डिग्री, लगभग समान है। लेकिन होता क्या है कि ये भूमि पर ये दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं रहता है। कहां? भूमि पर। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है। चलिए, अगर इसमें है तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जो अक्षांशीय दूरी है, आप देखिए अक्षांश रेखाएं क्या है? समान है। लेकिन देशांतर को देखिए, यहां पर देशांतर के बीच में कितनी जगह है, और इसी रेखा का यहां पर देखिए कितना कम जगह है। देख रहे हैं ना? तो जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इसमें दूरी तो समान है, चाहे आप यहां पर देख लीजिए, बीच में देख लीजिए, या यहां पर देख लीजिए, अक्षांशीय दूरी क्या है? समान है। परंतु अगर बात करें देशांतरीय दूरी का, तो वह क्या हो जाता है? असमान हो जाता है। ये जैसे जैसे ध्रुव पर आता है, ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है, ऊपर को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और इसीलिए ये भारत का उत्तरी ध्रुव है ना। भारत की अगर हम बात करें तो ये उत्तरी भाग है, और नीचे ये कौन सा भाग है? दक्षिणी ध्रुव। भारत पहले यहां नहीं था, यहां था, और यहां से कहां आ गया? यहां पर आ गया। समझ रहे हैं ना? आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत कहां था? यहां, और इस आकार में नहीं था। ये जो पार्ट था ना, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा था, धीरे धीरे खिसकते खिसकते यहां पर आया, और फिर जाकर के एशिया के संपर्क में आ जाता है। किसी को दिक्कत? चलिए देखते हैं। तो ये तो आप समझ गए ना, कैसे जो अक्षांशीय दूरी है वो क्या है? समान है। लेकिन देशांतरीय यहां कुछ और है और यहां आके कुछ और है। किसी को दिक्कत या दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना? तो वही चीज यहां पर बता रहा था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, सभी लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा। क्या है कि भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है, और इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान है, परंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर जाएंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए या दक्षिणी ध्रुव, मतलब या तो ऊपर जाइए या फिर नीचे, बीच में तो चौड़ा है, लेकिन नीचे या फिर ऊपर क्या था? कम था ना। आप लोग देखें स्पष्ट रूप से। तो यही चीज है कि जो अंतर अक्षांशीय समान है, लेकिन अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें तो अंतर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाता है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। कहां कहां? अरुणाचल प्रदेश और कौन? कच्छ। अब ये कच्छ कहां है? कच्छ है गुजरात में। कच्छ कहां है? गुजरात में। और इन दोनों के बीच स्थानीय समय में कितना घंटा का अंतर हो जाता है? आइए देखते हैं ये दोनों कहां है। ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। देख रहे हैं ना? ये गुजरात है, और गुजरात का जो लास्ट पॉइंट है यहीं पर क्या है? कच्छ है।
सौराष्ट्र भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां से कहां आ जाना है, अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट ले लीजिए और देखिए इसके बीच में कितना दूरी हो जा रहा है, इसके बीच में कितना दूरी है कौन बताएगा? भारत का ये चौड़ाई है और कितना कितना किलोमीटर है? कितना? नहीं, हाँ 2933 किलोमीटर। लड़का लोगों का तो भाई मत पूछिए, ये लोग क्या पता क्या पढ़ के आते हैं। ठीक है, 2933 किलोमीटर। ठीक है ना, किसका लंबाई चौड़ाई? आपको गुजरात से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, और इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। चलिए यहां पर जो पॉइंट था कितना था कौन बताएगा? कितना डिग्री कितना मिनट? 68 डिग्री और 7 मिनट। और यहां पर कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट। अब आप बताइए, करीब करीब लगभग मान लीजिए ये 97 है और ये लगभग मान लीजिए कितना? 67। ठीक है, तो 67 से लेके 97 के बीच में कितना डिग्री आ जाता है? 30 का अंतर आ रहा है ना। तो इसीलिए गुजरात का जो कच्छ है और जो अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों के बीच में लगभग कितना डिग्री का अंतर हो जाता है? 30 डिग्री का। तो इसलिए यहां पर जो समय हो रहा होगा, यहां पर ठीक 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। कितना घंटा का? 2 घंटा का। तो अब आपके अनुसार उत्तर से दक्षिण वाला में भी अंतर होना चाहिए, कुछ घंटे का तो वहां भी होना चाहिए, लेकिन वहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए हम आपको बता रहे हैं। कोई मोबाइल वगैरह लाया है क्या? मोबाइल कोई लाया है या टॉर्च किसी के पास है क्या? मोबाइल लाया है? मोबाइल लेकर आइए एक आदमी। हम अपने इस हेलमेट को मान ले रहे हैं ग्लोब। क्या मान ले रहे हैं? ग्लोब। ठीक है, लाइए, हाँ फोकस डलाइए। अब देखिए अभी क्या है, अगर हम ये फोकस दे रहे हैं तो किस भाग में अभी दिन है? इस भाग में है ना। इसको पकड़िए, इतना पर बता रहे हैं, इस भाग में दिन है। ठीक है, और जितना लाइट यहां मिल रहा है उतना ही लाइट यहां भी मिल रहा है, लेकिन जितना लाइट यहां मिल रहा है उतना ही लाइट यहां मिले ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना? समझ गए? ये पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती है या फिर ऐसे ऐसे करती है ना। तो सोचिए जो प्रकाश का अंतराल होगा कहां होगा? यहां, यहां नहीं, यहां और यहां। अभी यहां ज्यादा दिन है, यहां लगभग शाम है। अब यहां शाम होते गया और यहां दिन होते गया, ऊपर नीचे में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में कोई अंतर नहीं आएगा, अंतर आएगा यहां। अभी मान लीजिए कि सूर्य यहां है तो वहां शाम होगा। समझ रहे हैं ना? मतलब मात्र 2 घंटे को लेकर के कितना, यहां पर अगर सूर्योदय है तो हो सकता है यहां पर अभी कितना घंटे का अंतराल पाया जाएगा? 2 घंटे का पाया जाएगा। समझ रहे ना? उत्तरी दक्षिणी पर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई प्रकाश फोकस मार रहा है और ये ऐसे सपाट पर नहीं, गोला है। कैसा है? गोला है। पृथ्वी गोला है ना जी, तो इस कारण से ऊपर नीचे सेम भाव में मिलेगा प्रकाश। बस पृथ्वी ऐसे घूर्णन करती है तो जिस भाग में अभी पूरा दिन है ये धीरे धीरे शाम की तरफ जाएगा, और जिधर शाम था वो धीरे धीरे दिन की तरफ आएगा। इसलिए ये जो लंबाई होगी ना इसमें अंतर होगा। अभी यहां पर दिन है, पूरी तरह से दिन है, जबकि इस पार्ट में शाम है। तो मान लीजिए कि भारत का एक छोर अगर ये है और एक छोर ये है, तो यहां अभी यहां दिन है, यहां दिन होने में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? कितना घंटा का अंतर हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो ये चीज तो आप समझ गए। ये नहीं, कॉल का क्या कहें हम। सर्दी बहुत तेज हो गया है, समझ रहे हैं?
अब ठीक है, चलिए। तो ये आप समझ गए भारत के किस भाग से? कच्छ। कच्छ कहाँ है? गुजरात में। से लेकर के कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने समय का अंतराल पाया जाता है? 2 घंटे का। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए, पृथ्वी एक चक्कर बोल रहे हैं, एक घूर्णन अपना कितना घंटा में पूरा कर लेता है? 24 घंटा में। कितना? 24 घंटा में। 365 दिन में एक परिक्रमा करता है। किसका? सूर्य का। सूर्य का एक परिक्रमा 365 दिन में। जबकि घूर्णन, अब देखिए परिक्रमा करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग हैं, अब इस ये जो कैमरा है इसका हम क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। तो जैसे ऐसे आएंगे और ऐसे आते हुए और इधर से पुनः जहां से आए थे वहां तक आ गए, तो ये हुआ एक परिक्रमा। तो सूर्य का परिक्रमा कौन? पृथ्वी करती है। तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितना दिनों में करती है? 365 दिनों में। लेकिन अब घूर्णन का मतलब क्या है? अपने ही अक्ष पर एक 360 डिग्री पूरा कर लेना। अभी क्या है, मान लीजिए कि मेरे मुंह के तरफ ये कैमरा का लाइट आ रहा है तो दिन है, ये धीरे धीरे शाम में बदलेगा, शाम से धीरे धीरे रात में बदल जाएगा, और जो वहां रात था वहां पर क्या हो गया? दिन हो गया। तो इस प्रकार पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है, तो इस घूर्णन के पीछे क्या होता है? दिन और रात होता है। जबकि चक्कर के पीछे क्या होता है? मौसम बदलता है। समझ रहे हैं ना? ठंडी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से फिर ठंडी, फिर ठंडी से गर्मी। तो ये क्यों होता है? परिक्रमा के कारण, परिक्रमण के कारण। ठीक है ना? जैसे ये सूर्य है, कौन है? सूर्य है, और ये है पृथ्वी का चक्कर, अक्ष, और इसी अक्ष पर पृथ्वी क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी यहाँ है तो सूर्य से बहुत दूर है, इसलिए अभी क्या है? ठंडा है। यहाँ आएगी लगभग मौसम अच्छा हो जाएगा, यहाँ आएगी सबसे ज्यादा गर्मी होने लगेगा, फिर यहाँ आएगा अभी भी गर्मी हो रहा है, यहाँ आ गया चलिए मौसम धीरे धीरे ठंडी की तरफ जा रहा है, यहाँ आ गया फिर से क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि परिक्रमा के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आते हैं, पृथ्वी पर मौसम में बदलाव आते हैं। जबकि घूर्णन के कारण, किसके कारण? घूर्णन के कारण यहाँ पर पृथ्वी है और ये वाला जो पार्ट है अभी सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में है। हम लिख लेते हैं एक पार्ट और ये दो पार्ट। एक पार्ट अभी प्रभाव में है और इसलिए यहाँ पर क्या है? दिन है। जबकि ये अगर घूम जाए तो दूसरा पार्ट आ जाएगा यहाँ और पहले पार्ट आ जाएगा यहाँ। तो जहां रात था वहां क्या हो गया? दिन हो गया, और जहां दिन था वहां क्या हो गया? रात हो गया। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। जबकि परिक्रमा के कारण क्या होते हैं? मौसम में बदलाव होते हैं। किसी की दिक्कत? तो ये चीज तो आप समझ गए ना? तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि भारत के गुजरात राज्य के कच्छ से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। और 30 डिग्री जो है 2 घंटे का कारण बनती है। कैसे बनती है चलिए हम आपको समझाते हैं। पृथ्वी जो है 24 घंटा में, कितना घंटा में? 24 घंटा में कितना डिग्री बना लेती है? 360 डिग्री बना लेती है। जैसे अभी हम यहाँ पर है 24 घंटा में हम 360 डिग्री घूर्णन कर लिए और इसलिए दिन और रात दोनों हो गया। अब ध्यान समझिएगा, हम बोले कि यहां से वहां तक के बीच में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अंतर है तो हम निकालेंगे 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? 1 डिग्री में कितना मिनट होगा? तो जब हम 1 डिग्री का निकालेंगे तो 360 किसमें है? गुना में है। इधर आ जाएगा तो बट्टा में। किसमें आ जाएगा? बट्टा में। हम किसका निकाल रहे हैं? 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री में। तो 24 घंटा को किसमें ले जाइए? मिनट में ले जाइए। तो कितना से? 60 से गुना कर देंगे। 0 से 0 खत्म, 6 6 36 और 6 चौका 24, यानी कि 1 डिग्री में कितना मिनट बनता है? 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। अगर 1 डिग्री का अंतर है, दो जगहों के बीच में अगर 1 डिग्री का अंतर है तो बताइए कि इन दोनों जगहों में समय का कितना अंतर पाया जाएगा? 4 मिनट। यानी कि यहाँ 4 मिनट पहले सूर्योदय होगा, यहाँ सूर्योदय 4 मिनट बाद में होगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ सूर्यास्त 4 मिनट बाद में होगा, यहाँ 4 मिनट पहले ही हो गया होगा। अगर 2 डिग्री का अंतर है तो इनमें कितना मिनट का गैपिंग हो जाएगा? 8 मिनट का अंतराल हो जाएगा। तो यहां से यहां तक कितना मिनट का अंतराल है?
कितना डिग्री? 30 डिग्री। 1 डिग्री में कै मिनट? तो 30 डिग्री में कितना होगा? 3 चौका 120 मिनट। अब 1 घंटा कै मिनट का होता है? 60 मिनट का। और ये कितना मिनट है? 120 मिनट है। तो बताइए कि 30 डिग्री का अंतराल पाया जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा। और इसीलिए कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में, या फिर सौराष्ट्र से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है। लगभग 30 डिग्री, 30 या 31 होता है, ठीक है, लेकिन हम उसको मान के इतना चलते हैं 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री अंतर होता है। और इस वजह से इन दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना घंटा का हो जाता है? 2 घंटे का हो जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए, तो ये तो आप लोग समझ गए, इसको हटाएं, हटा देना। चलिए फिर आते हैं अपने पॉइंट पर। अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है? भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अभी बताए क्यों है? जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है, अरुणाचल प्रदेश इधर है, जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है। अच्छा, पृथ्वी घूर्णन तो करती है, ऐसे घूर्णन तो करती है, लेकिन किस दिशा में? इस दिशा में या इस दिशा में? मतलब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब? पश्चिम से पूरब की ओर। देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर होती है, तभी तो। अब सोचिए, सामने एक लड़का खड़ा है, सामने एक लड़का खड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहां एक लड़का खड़ा है और एक कार इस दिशा में जा रही है, और इसमें बैठा लोग, इनको ये लड़का किस दिशा में जाता हुआ दिखेगा? उल्टा। आप लोग ट्रेन वगैरह या कभी बस वगैरह में सफर किए होइएगा, जब ट्रेन चलती है तो जो सारे वृक्ष हैं वो किधर भागते हुए दिखाई देते हैं? पीछे। तो ये दिशा क्या हो जाता है? उल्टा। यानी वो पीछे नहीं भाग रही है, आप आगे भाग रहे हैं। लग रहा है कि वृक्ष भाग रहे हैं, लेकिन भाग वृक्ष नहीं रहे हैं, वो तो शांत है, भाग आप रहे हैं। अब सूर्य किधर उगता है? और पूरब से घूमते घूमते किधर? दक्षिण। और दक्षिण से घूमते घूमते पश्चिम की ओर आता है ना, और आके सूर्यास्त हो जाता है, डूब जाता है। पूरब से उगा और पश्चिम की ओर चला गया। सूर्य नहीं जा रहा है जहां हम रहे हैं। तो हम सोचिए, अगर जैसे वो लड़का वृक्ष पीछे की ओर भाग रहा था, मतलब हम किधर जा रहे थे? आगे की ओर। तो अगर सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है, मतलब हम किधर जा रहे हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। और इसीलिए लग रहा है कि सूर्य कहां जा रहा है? पूरब से पश्चिम की ओर। समझ रहे हैं ना? तो पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होगा? पश्चिम से पूरब की दिशा में होगा, पश्चिम से पूरब की दिशा में होगा, पश्चिम से पूरब की दिशा में। अब ध्यान समझिएगा, ये मेरा पार्ट कौन पार्ट है? आप लोग के हिसाब से आप लोग के हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं? बाएं में, बाएं में पढ़ रहे हैं ना। और ये मेरा पूरब है और ये पश्चिम है। हम किधर चल रहे हैं? पश्चिम से पूरब की, पूरब से पश्चिम। किधर चल रहे हैं? पूरब से पश्चिम की ओर। पृथ्वी पर है तो पूरब से पश्चिम ही चलेंगे, ये तो तय है। पृथ्वी का घूर्णन, हमको पृथ्वी मान लीजिए, हम घूर्णन करेंगे पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर आएंगे। यानी कि अब दिशा क्या होगा? दिशा क्या होगा? वामावर्त या दामावर्त? वामावर्त बाएं हाथ के दिशा में होता है और दामावर्त दाएं हाथ के दिशा में होता है। ध्यान समझिए। अब अगर हम पश्चिम से पूरब जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, जाएंगे ना। मेरा ये ले लीजिए, हम पश्चिम से पूरब, पश्चिम इस दिशा में है ना, है ना, इस दिशा में। मेरा आप लोग उल्टा हो रहे होंगे, मेरे हाथ के उल्टा हो रहे होंगे। आप लोग ये पश्चिम है ना, पश्चिम है। हम इस पश्चिम हाथ को कहां ले जाएंगे? पूरब की तरफ। इस पश्चिम हाथ को ले जाएंगे पूरब की तरफ, क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो हम ऐसे घूर्णन करेंगे। हम कैसे घूर्णन करेंगे? ऐसे घूर्णन करेंगे। समझ रहे हैं ना? तो अब एक चीज बताइए, ध्यान समझिएगा, सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा? इस हाथ पर होगा या इस हाथ पर होगा? क्योंकि ये पूरब है
और सूर्य कहाँ निकलेगा? पूरब में। और हम चल रहे हैं पूरब से पश्चिम। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? पूरब। कहाँ होगा सबसे पहले? पूरब। और इस नक्शा में पूरब कौन है? ध्यान से यहाँ पर पहले एक लाइन देख लीजिए, क्या कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा तो कच्छ में अंधेरा रहेगा और 2 घंटा बाद वहां सूर्योदय होगा। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा। ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझाएंगे हम, कुछ भी बचेगा नहीं। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? बोलिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? पूरब दिशा में है ना। जब हम भी इधर घूम जाएं, जब नक्शा के तरफ आप घूमते हैं तो आपका दायां हाथ पूरब बताता है और बायां हाथ पश्चिम बताता है, तो ये पूरब है। और पूरब से ही ना सूर्य निकलेंगे, तो सूर्य का किरण सबसे पहले किस पर पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश पर या फिर कच्छ पर। तो अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उग चुके हैं यानी कि सूर्योदय हो चुका है, तो यहाँ भी क्या होगा? अंधेरा होगा। सोचिए, यहाँ आप सुबह सुबह उठ के कहिएगा, कहाँ? गुजरात में फोन लगा के, गुजरात में फोन लगाइएगा अरुणाचल प्रदेश वाला, बोलेगा भाई खाना वाना बना लिया? 2 घंटा में तो खाना बन जाता है ना। उस सूर्योदय से 2 घंटा में खाना बना लिया होगा, तब इधर अभी सूर्योदय हो रहा होगा, वो खाना वाना बना चुका है। खाना वाना बना लिया, वाह क्या रब का किरण फूटा था, तू क्या बात करता? अरे यार ऐसा ही ना बोलेगा, अरे यार इधर तो पूरा धूप हो गया है, सोचो। हाँ भाई बिल्कुल हो गया है। ठीक है, अब देखिए, हम गए थे हरियाणा एग्जाम देने, अपना बिहार यहाँ पर है, कहाँ है? यहाँ पर। और हम आ गए थे कहाँ? हरियाणा, यहाँ पर। इसके बीच में कुछ डिफरेंस आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो जानते हैं, इधर शाम हो जाता था ना, इधर क्या हो जाता था? शाम हो जाता था, तो इधर रात हो जाता था, क्योंकि इधर कोई भी चीज पहले होगा, इधर कोई भी चीज पहले होगा। इधर सूर्योदय पहले होगा और सूर्यास्त भी पहले ही होगा, तो इधर सूर्यास्त पहले हो जाता था, तब तक इधर क्या होता था? नहीं, 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 इधर कोई भी चीज पहले होगा। अगर यहाँ सूर्योदय पहले हुआ है तो यहाँ सूर्योदय बाद में हुआ। तो अगर यहाँ सूर्य सबसे पहले पड़े है तो दिशा में भी सूर्य, सोचिए अभी यहाँ है सूर्य, कहाँ है? यहाँ है। पूरा मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश को, और अभी कच्छ को अभी पूरा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो पहले मिला और सूर्य यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया तो इसको अभी मिल रहा है, लेकिन उसको धीरे धीरे कम हो गया। अब सबसे पहले कहाँ होगा? सबसे पहले देखिए यहाँ तक सूर्य आ गया है, वहां से घूमते घूमते यहाँ तक आ गया है। हालांकि सूर्य नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। तो मान लीजिए कि अभी सूर्य के सामने कौन है? कच्छ है, गुजरात है। यहाँ दोपहर है, तब तक वहां क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे शाम की तरफ। बताइए, अब यहाँ शाम हो गया, अब यहाँ सूर्य ढलने वाला है, वहां क्या हो चुका होगा? ढल चुका होगा। समझ गए ना। तो कुछ यहाँ सूर्यास्त भी पहले हुआ, सूर्योदय भी पहले हुआ। तो हम हैं कहाँ? बिहार में। और हम हैं कहाँ? हरियाणा में। आप है बिहार में, हम चले गए हरियाणा में एग्जाम देने। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पर सूर्योदय भी पहले होगा। अब यहाँ पर सूर्योदय हो जाए 5 बजे, तो करीब करीब यहाँ होगा 6:30 में, करीब करीब मान लीजिए, या 6 बजे। मेरे पापा कॉल करेंगे, बाबू उठ गया है? अरे इधर तो अभी क्या है? शाम है, सॉरी अभी रात है, भोरवा है। अरे लग रही बोल रहा है। बोले सही पापा, सही बात है, अभी इधर सूर्य नहीं निकला है, तब तक इधर निकल चुका है। और जब बात है रात का, शाम हो गया, पापा को थोड़ा सा चिंता हो रही होगी, बेटा रात में कहीं निकलना नहीं है, कहाँ है अभी? वो मार्केट में है। मार्केट में हो तुम? वो इधर अभी शाम होने वाला है तब तक इधर हो चुका है। समझ रहे हैं ना। अब ठीक सबसे ज्यादा मजा तो आएगा अगर पापा यहाँ पर है और बेटा यहाँ पर है, 2 घंटा का अंतर होगा। मतलब अगर यहाँ पर सूर्योदय 6 बज चुका है, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? अभी 4 बज रहा होगा। पगला है, 4 बज रहा होगा, क्योंकि इधर सूर्योदय है, सूर्य उग चुके हैं, अभी इधर 2 घंटा बाद उगेंगे, यानी कि 6 यहाँ कब बजेगा? 2 घंटा बाद। पापा बोलेंगे बेटा उठ जो, उठ के पढ़ रहे तनी। ठीक है, ये बोलेगा पापा अभी यहाँ 4 बज रहा है। बंडल लग रही बोलता है, हमारा घड़िया में 6 बजे, तो तोरा में 4 बजे लगल समझ रहे हैं ना। समय नहीं चेंज होगा, भारत का समय चेंज नहीं होगा, समझ गए। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त में ये हो जाएगा। ये बोलेंगे सूर्य भगवान निकल चुके हैं, तुम अभी तक सोया हुआ है। ये बोलेगा कि नहीं निकले हैं पापा। बोलेगा तू हमको धोखा दे रहा है, हमारे आंख के सामने सूर्य है। ये लबड़ा ही बोल रहा है कि अभी नहीं निकले हैं। आओ तू, आओ बेटा आओ,
आ जा तू घरे, ओकरा बाद तारा के बताओ तनी, ठीक है। उसके बाद कभी पापा को भेज दीजिए वहां पर, कहा यहाँ, और अपने यहाँ पर पापा उठ गला हो रे बबुआ ने अभी काथी हो अनार हो, ओ पापा ने आज रो गेले हो, पापा का बोले ससुर बहुत लग रही बोला था, बादला सधावता, एक पहले हम बोल रहे रही, अब ही बोला था बादला सधावता ही, समझ गए ना। तो ये समझ गए दोनों के बीच में कितना समय का अंतर, 2 घंटे का, समझ गए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर, 30 डिग्री। 1 डिग्री में कई मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का। 30 डिग्री पे कितना का हो जाएगा, 120 मिनट का। 120 मिनट मतलब 2 घंटा। इतना तो समझ गए। चलिए आगे बढ़े। समझ में आया है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत तो कर, आज कोई नया स्टूडेंट आए हैं हो, उनको समझ में आ रहा है कि ना? लौकुश, सॉरी का लौकुश भाई समझ में आता। चलिए आगे देखा जाए। आगे आते हैं फिर टॉपिक पर। चलिए अब क्या है, भारत की मानक देशांतर रेखा 22 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? इसको हम मानक देशांतर रेखा मान लेते हैं, मानक, ठीक है। मानक मतलब स्टैंडर्ड, पूरे भारत भर के लोग इसी को मानेंगे, ठीक है। और मानक में ध्यान रेखा चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कितना का डिफरेंस हो, वह देश के ठीक बीचों बीच गुजरती हो और 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देशांतर रेखा किसको मानेंगे हम, बहुत सारे देशांतर रेखा है, तो उसमें से किसको मानेंगे, जो आपके देश के ठीक बीचों बीच निकलती हो, समझ गए ना। देश के ठीक बीचों बीच निकलती हो, ताकि देश को कितने हिस्से में बांट दे, 2 हिस्से में बांट दे। और वह किसका गुणांक होना चाहिए, 7 डिग्री 30 मिनट का गुणांक होना चाहिए। 7 डिग्री 30 मिनट देशांतरीय दूरी पर स्थित स्थानों के बीच 30 मिनट का समय अंतराल होता है। कितना मिनट का? 30 मिनट का। अब आते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब आधा, तो इसको कितना पढ़ेंगे हम, 23.5 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत के कहां से होकर गुजरती है, बीचों बीच, बताए थे ना। इसका पूरा कितना डिग्री है, 23 डिग्री 30 इंच, सॉरी 30 मिनट, 23 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए 23 डिग्री और 30 मिनट, कई मिनट के 1 घंटा, 60 मिनट के, तो 30 कितना आधा ना कहेगा, तो यही चीज हुआ, 23 डिग्री और आधा माने 30 मिनट। किसी को दिक्कत? चलिए, और यह भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, कौन रेखा, कर्क रेखा, और लगभग इसे कितने भागों में बांट देती है, 2 भाग में। यह कर्क रेखा हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं कहां कहां से होकर गुजर रही है कर्क रेखा, ठीक है। उसको भी याद कर लीजिएगा, उसको भी क्या कर लीजिएगा। देखिए ये है कर्क रेखा, कितना डिग्री पर गुजरती है, 23 डिग्री 30 मिनट। कहां से? गुजरात से निकली। गुजरात के बाद कहां आ गई, ये कौन इलाका है, राजस्थान। राजस्थान के बाद किस राज्य में आ गई, मध्य प्रदेश। कई गो, 3 गो राज्य हुआ। तीसरा के बाद चौथे में प्रवेश करती है, कौन है, झारखंड बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कहां आ गई, झारखंड में। कितना हुआ, 5 गो। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में आ गई, कै गो, 6 गो। ये क्या है, बांग्लादेश। तो इसको हम अपने में कहा जोड़े, आगे चल के जोड़ लेंगे, जहिया हड़प लेंगे का जी जो भी हो। 7 नंबर में कहा आ गई, त्रिपुरा में। ये कौन एरिया है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद कौन है, 8 नंबर पर, 8 नंबर पर कौन है, मिजोरम है, ठीक है। कौन है, मिजोरम। तो कुल मिला के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से, देखिए कौन कौन है, आप लोग लिख लेंगे इसको। सबसे पहले गुजरात से, गुजरात के बाद कहां प्रवेश करता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कुल मिलाकर भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ये सब चीज को याद रखना जरूरी है। कंपटीशन के एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो पूछ देता है सीधे
इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? 3 गो ऐसा राज्य होगा जिससे नहीं गुजरती है, आएगो होगा जिससे गुजरती है, या फिर कहेगा निम्न में से किनमें से होकर नहीं गुजरती है, तो 3 गो रहेगा जिससे गुजरती है, आएगो नया डाल देगा जमाना से नहीं गुजरती है। किसी को दिक्कत? कल के क्लास में बताए थे इधर कौन सा द्वीप है? इधर लक्षद्वीप, और इधर कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना? चलिए, तो ये तो आप समझ गए। आगे देखिए, अब अगर प्रश्न आ जाए कि जो कर्क रेखा है, ये लाइट आप लोग को दिखाई दे रही है ना, इस पर ध्यान देते रहिएगा क्योंकि कल बंद हो गया था, बाद में हम ऊपर से आवाज डाले हैं उसमें, समझ रहे हैं ना? आप ध्यान समझिएगा। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? भारत के पड़ोसी देश कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश से कोई गुजर रही है, नेपाल से नहीं, बांग्लादेश से, ठीक है? आगे, अब यहां पर ये भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, जम्मू कश्मीर में है, हालांकि अब लद्दाख हो गया है ना, और लद्दाख उसको बना दिया गया है, ठीक है? जम्मू कश्मीर राज्य में है, और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से होकर गुजरती है, ठीक है? यहाँ पर है भारतीय मानक समय, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इसको समझना जरूरी है, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए, कुल मिलाकर क्या होगा कि अभी अगर भारत में दिन है तो विदेश में क्या होगा? ठीक उसके पीछे वाले जमीन पर रात होगा ना। तो समय तो गड़बड़ा गया, समय गड़बड़ा गया ना, यहां पर कुछ और टाइम हो रहा है, वहां पर कुछ और टाइम हो रहा है, समय का अंतर आ गया। इसके लिए क्या किया गया? एक समय फिक्स लिया गया कि एक समय फिक्स ले लिया जाए और यहीं से पूरे विश्व का समय तय किया जाएगा। जैसे मनुष्य का वजन कितना होना चाहिए, तो मान लीजिए कि 50 किलो रख दिया गया। मान लीजिए कि हम पूरे फिट हैं और मेरा वजन कितना है? 27 किलो है, सॉरी 50 किलो है, एक एग्जाम्पल रहे हैं। मेरा हाइट कितना है? मान लीजिए 5 फीट कुछ इंच है। तो ये एक रख दिया गया कि इतना को सही माना जाएगा। तो इससे जो ज्यादा होगा उसको क्या कहा जाएगा? ओवरवेट। इससे जो कम है उसको क्या कहा जाएगा? जैसे 1 किलो कितना का होना चाहिए, तो 1000 ग्राम का रख दिया गया ना। इससे ज्यादा है तो 1 किलो से ज्यादा है, कम है तो 1 किलो से कम है। तो उसी तरह ग्रेट ब्रिटेन में, कहा? ग्रेट ब्रिटेन में एक समय लिया गया और उसको फिक्स मान लिया गया, और इसी से पूरे विश्व के समय को तय किया जाने लगा। तो इसी जो ग्रेट ब्रिटेन में जो फिक्स समय माना गया था, पूरी विश्व उसको मानती है, उसी को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। तो अब वो फिक्स टाइम है, उसी से किसी देश का आगे समय चलता है और किसी देश का समय पीछे चलता है। हमारे देश का समय आगे है कि पीछे है? हम लोग पीछे रहेंगे हो? अरे भाई, हम लोग आगे रहेंगे। या पीछे रहने वाला काम कौन करता है? वो पाकिस्तान करेगा। हालांकि वो भी नहीं, वो भी आगे ही है, समझ रहे हैं ना। लेकिन हमारा कितना है? 5.5 घंटा। ये 5 और आधा मतलब कितना? 1/2 मतलब कितना? आधा। 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा हमारा समय आगे है। किससे? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से। किससे? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से हमारा समय कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। और भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक समान है। भारत में अलग अलग जगहों पर भले 2 घंटा का अंतर था, कच्छ से लेके कहां तक? अरुणाचल प्रदेश तक, लेकिन समय समान रहेगा। किसके कारण? भारतीय मानक समय के कारण। भारतीय मानक समय के कारण। और भारतीय मानक समय किसको माना गया है? देखिए, एक यहां पर आप देखे थे कि भारत की एक मानक देशांतर रेखा थी 82 डिग्री 30 मिनट पर, और इसी को हम लोग अपने देश का फिक्स टाइम मान लेते हैं, समझ गए। और इसी के कारण बाकी जगहों के सभी समय क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। हालांकि पूरे विश्व का मानक समय कौन है? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, जो कहां है? ग्रेट ब्रिटेन में है। ब्रिटेन कौन देश है? हो अंग्रेजवा सब, समझ गए ना। हाँ, तो उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है और वहीं से पूरे विश्व का समय तय किया जाता है। तो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से हमारा समय कितना है? 5.5 घंटा आगे है। किसी को दिक्कत? अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं? नॉलेज मिल रहा है ना बहुत सारा, ठीक है। अब देखिए, भारत का उत्तरी किनारा कौन है? जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर है
नहीं है। उसको किसमें डाल दिया गया है? लद्दाख में। जानते हैं क्या है? पाकिस्तान हरदम ना यूएन में केस करता था, कंप्लेन करता था कि ना भारत जो है ना जम्मू कश्मीर में हमेशा अटैक कर रहा है और वहां के लोग मारे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के नाम में बदल दिया और उस क्षेत्र को क्या बना दिया? लद्दाख में दे दिया गया, ले जाओ। अब जितना आज तक केस हुआ होगा वो सब तो जम्मू कश्मीर पर है, और जम्मू कश्मीर अब नीचे हो गया है, लद्दाख के नीचे आ गया है ना। अब जम्मू कश्मीर में तो होबे नहीं करता है हिंसक झड़प। सरकार कहेगी आओ चेक कला, कहेगे तो कहने बारे जम्मू कश्मीर कौन होता है नीचिल का बा। वहां के लोग से पूछिए का हो, मारे ला लोग ना भैया हमने वाली कहाँ कुछ होला, वो होने लद्दाख में होखल। रे भंडोल तू क्वेश्चन बउका बारे रे, वो तो लद्दाख में कंप्लेन करा था कौन के? जम्मू कश्मीर के हैं। पाकिस्तान के 2 टावर लगाएगा, मतलब तोरा इतना ना बुझाता हो कि जम्मू कश्मीर कौन है लद्दाख कौन है, क्योंकि भारत तो यहाँ चकमा दे दिया है। जो जम्मू कश्मीर था उसको क्या कर दिया? जम्मू को बना दिया लद्दाख, और कश्मीर में जम्मू कश्मीर ला दिया। लो आओ करो केस। अब कहेगा लद्दाख में, अब कहाँ केस करेगा? लद्दाख में। वो कहेगा पगला गया है क्या रे, सनक गया है। सुस्त्र कभी जम्मू कश्मीर कर रहा है और कभी कर रहा है लद्दाख, मार के उल्टा देगा उसको, समझ गए। अब फिर इधर उधर होगा तो कहीं ऐसा ना कि उसको कुछ और बना दे सही बात है कि ना? आगे देखिएगा। अब ये कच्छ वाला तो आप समझ गए। पूर्वी राज्यों में, पूर्वी राज्य कौन है? ये इधर पूरा पड़ेगा ना, और ये पश्चिम पड़ेगा। पूर्वी राज्यों में सूर्योदय कच्छ की तुलना में, इधर कच्छ था ना गुजरात साइड में, कच्छ की तुलना में 2 घंटा पहले होगा, समझ रहे हैं ना। कच्छ की तुलना में इधर कच्छ है, इसके तुलना में इधर पूर्वी राज्य में 2 घंटा पहले होगा और पश्चिमी राज्यों में 2 घंटा बाद में होगा। किसी को दिक्कत? चलिए, परिणामता क्या होता है कि यहाँ सूर्य ताप कम मिलता है। कहाँ कहाँ कम मिलेगा? कहाँ भैया? विषुवत रेखा, सॉरी चलिए आइए पूरा ले लीजिए पहले। कर्क रेखा कहाँ गया? चलिए, जम्मू कश्मीर जो है उत्तरी राज्य में है और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से गुजरती है। विषुवत रेखा से यह काफी दूर है। विषुवत रेखा कहाँ है? बीचों बीच, और विषुवत रेखा से यह दूर है, समझ गए ना। अगर हम यहाँ पर थोड़ा खाली जगह चाहिए, यहीं ले लेते हैं। ये पृथ्वी है ना, तो ये विषुवत रेखा तो इसको ठीक बीचों बीच काट रही है, और भारत यहाँ है। ये कश्मीर का इलाका और ये किसका इलाका? दक्षिणी इलाका। तो देखिए विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा तेज गर्मी पड़ता है। यहां से जितना दूर जाइएगा गर्मी कम होगा। तो ये है दक्षिणी भाग भारत का। ये भाग कौन भाग है? दक्षिणी, साउथ वाला। इसलिए इन लोगों को गर्मी ज्यादा होगा। और कश्मीर कहाँ है? सबसे ऊपर है, तो ऊपर गर्मी कम होगा। और इसीलिए कश्मीर में देखते हैं ना हमेशा बर्फ वरफ मिलता है, समझ गए ना। तो जितना ऊपर जाइएगा उतना क्या होगा? गर्मी कम मिलेगा। बीच में सीधे सूरज बाबा कहला ना वा ले ला टिकवे झनकाए तनी कहा चंडोले भंडोल गर्म हो जाए का जी। सही समय है कि ना। तो भारत का उत्तरी किनारा जम्मू कश्मीर है और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा इसके उत्तरी किनारे से होकर गुजरती है। अतः यह विषुवत रेखा से काफी दूर है। अब विषुवत रेखा से जितना दूर भागिएगा उतना ही गर्मी कम होगा। क्यों? सूर्य का किरण पड़ता है डायरेक्ट ना, डायरेक्ट पड़ता है बीच में। अब बाकी जो किनारा है वहां तिरछा पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। वहां कैसा पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। अब जैसे ये पृथ्वी है सोचिए, और ये सूर्य का किरण यहां से आ रहा है ना। मेन किनारा यहीं पर पड़ेगा ना किरण। सबसे ज्यादा तेज किरण तो यहीं पर होगी। किनारे वाले किरण में तापमान ज्यादा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब ये हुआ विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। अब यहां से जितना देश ऊपर की ओर जाएगा उसमें क्या होगा? यहाँ गर्मी ज्यादा है, कम 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 ऊपर की ओर गर्मी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो कश्मीर कहाँ है? ऊपर के नीचे? ऊपर। और तमिलनाडु कहाँ है? इसीलिए साउथ वाला सब करिया करिया होला सा कहे कि घाम में धनक जाता है सब, समझ गए ना। घाम में क्या होता है? धनक जाता है सब। जबकि कश्मीर वाला सबके पास तो पड़ता है तिरछा किरण, और वो सब का होता है ठंडा में गोरा जाला सा, सब गोर गोर होता है सब, समझ रहे हैं ना। हम लोग है बिहार, दूसरा बीचे में पड़ जाते हैं, समझ गए हैं ना। नीचे ही है ना, ऊपर है, लगभग थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए हमने क्या गोर करिया सांवर, ठीक है ना। हाँ सब मिलता है यहाँ पर, ऑल इन वन मिलेगा। साउथ वाला चाहिए तो वो मिल जाएगा यहाँ पर, समझ गए। और उत्तरी भाग वाला चाहिए, नॉर्थ वाला, वो मिल जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखिएगा। हेलो, तो ये तो समझ गए।
आगे देखिए, कारण यही है कि यहाँ सूर्य का ताप कम मिलता है। कहाँ कहाँ कम मिल रहा है? ऊपर के नीचे? ऊपर, जम्मू कश्मीर में कम मिलता है। और जाड़े की ऋतु में अत्यधिक ठंडा पड़ती है। कहाँ? कश्मीर में। ठंडी में बताइए, गर्मी में होता है ठंडा वाला, ठंडी में कभी मियाज मस्त हो जाए। और इसके विपरीत भारत के दक्षिणी भाग में, कहाँ जाइए? नीचे। वह किस रेखा के समीप में है? विषुवत रेखा के, भूमध्य रेखा के। केरल और तमिलनाडु राज्य है, ये विषुवत रेखा है, काफी निकट है। अतः यहाँ सूर्य की किरणें, हालांकि इस बात का, अतः यहाँ पर क्या होगा? सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत सीधी पड़ती है। कहाँ? तमिलनाडु में और केरल में सूर्य ताप अधिक मिलता है। इस तरह जाड़े में भी जम्मू कश्मीर में जहां पुरुष गर्म कपड़ा पहन कर रहता है ठंडी में, यहाँ के लोग क्या करते हैं? लुंगी पहन के घूमते हैं। ठीक है, केरल में आ जाइए, केरल का किसान क्या करता है? लुंगी पहन के, नंगे बदन। कब? ठंडी के मौसम में। ठंडी में भी कैसे घूमेगा? लुंगी पहन के, खाली नीचे लुंगी है, ऊपर कुछ होना, बिना गंजी के। समझ गए? मंडोल सब वहां पूरा किरण पहुंच जाता है, तो ठंडियों में गर्मी मिलता है। आगे देखिए, अधिक अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव दिन और रात की अवधि पर भी पड़ता है। दिन और रात के अवधि पर भी, हेलो जरा ध्यान समझिए। चलिए अब ध्यान समझिएगा। तो कहा, अगर हम किसके, जो भी है तो भारत है ठीक है ना, नीचे वाला एरिया है, ये विषुवत रेखा के करीब है। यहाँ पर किरण डायरेक्ट पड़ जाती है, जबकि यहाँ किरण तिरछी पड़ती है और यहाँ किरण डायरेक्ट पड़ती है। कल है ना, कहने का मतलब हाथ गोड़ छटका देंगे। जो नहीं समझ रहा है ना, कल हाथ गोड़ छटका देंगे उसका हम। ध्यान समझिए, यह है लद्दाख और ये है दक्षिणी भाग, ये है उत्तरी भाग। यहाँ पर किरण कैसे पड़ती है? तिरछी पड़ती है। यहाँ पर लगभग अपेक्षाकृत इसके अपेक्षा सीधा पड़ता है ना, पूरा सीधा यहाँ पड़ेगा विषुवत रेखा पर। अब सोचिए कि जो देश विषुवत रेखा पर आता होगा उसका तो मियाज मस्त हो जाता होगा। दक्षिण अफ्रीका वाला सबको देखते हैं ना, तो सबको बालों उड़ गल रहता है, बाल के कलर में और शरीर के कलर में कोई अंतर नहीं पता चलता है। कौन खोला है भाई? के खोला ला? अदे दीजिए हो। ठीक है, चलिए, हाँ वेस्ट इंडीज, सॉरी। चलिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तिरछा पड़ रहा है ना, और इसीलिए यहाँ 5 जगह, पागल है क्या? यहाँ पर तिरछा किरण पड़ रहा है, यहाँ पर किरण पूरा पहुंचेगा ठीक से, तो यहाँ पर दिन और रात में अंतराल ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा दिन, इन दोनों के बीच में 5 घंटा का अंतर होगा। अगर एक दिन 7 घंटा का होता है तो दूसरा दिन कितना दिन का हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन कितना घंटा का हो जाएगा? 12 घंटा का। अगर सबसे छोटा दिन अगर आपको 9 घंटा का हो रहा है तो सबसे बड़ा दिन 9×5 14 घंटा का हो जाएगा। 9×5 13, गजब की तैयारी हो रहा है, समझ रहे हैं? कितना घंटा का हो जाएगा? 14 घंटा का हो जाएगा। मतलब कुल मिला के सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन के बीच में कितना का अंतर हो जाएगा? 5 घंटा का। उसी प्रकार दिन और रात में भी अंतर पाया जाएगा। दिन और रात में भी अंतर पाया जाएगा। कभी रात ज्यादा बड़ा होगा तो दिन ज्यादा छोटा हो जाएगा, और कभी दिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो रात छोटा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के अंतर में कितना का डिफरेंस हो जाता है? कई मिनट के? 45 मिनट के। कहाँ? दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग मतलब केरल और तमिलनाडु। कोई बात नहीं, कल से आप लोग हम उपाय लगा रहे हैं, ठीक है? उपाय अच्छा से लगेगा। दक्षिणी भाग में आप लोग को हम बताए थे पूरा राज्य कहाँ, कौन सा राज्य है। यहाँ पर बताए थे तमिलनाडु है, आपको आंध्र प्रदेश है, केरल है, सब बताए थे। लेकिन कल आप लोग से हम फिर कल पूछ रहे हैं और उसके बाद क्लास लगाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो भारत का जो उत्तरी इलाका है, हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, जो भारत का उत्तरी इलाका है, यहाँ पर सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन के बीच में कितना का अंतर? 5 घंटे का। और यहाँ पर दक्षिण में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन के बीच में कितना का?
45 मिनट का अंतर पाया जाएगा। ठीक है ना, किसी को दिक्कत? और यहाँ पर किसका हम बात कर रहे थे? लेह का। लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की। यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? तमिलनाडु और केरल का। ठीक है ना। चलिए, मानचित्र पर विभिन्न दर्रा नाम और उसका स्थिति ज्ञात करना है, यह कल के क्लास में बता देंगे। अब यहाँ पर भारत है और तथा विश्व है। भारत अपने प्रायद्वीपीय आकार के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। हिंद महासागर के शीर्ष पर, शीर्ष मतलब सबसे ऊपर। आप देखते होंगे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, और उसके ठीक ऊपर से क्या हो गया है? भारत हो गया है। ठीक है। अब देखिए पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट, यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट पर। देखिए पश्चिमी तट, पश्चिम मतलब इस दिशा में, पश्चिम मतलब इस दिशा में। इधर क्या है? आपको एशिया है, जो भी है, यूरोपीय देश है, ठीक है ना, और दक्षिण पश्चिम एशिया है और अफ्रीका है। किधर? पश्चिम में। तो भारत के पश्चिम कौन कौन से देश है? आपको पश्चिम एशिया है, कौन? दक्षिण पश्चिम एशिया, यूरोपीय देश है, ठीक है, और क्या है? अफ्रीका है। जबकि हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट में कौन है? एशियाई देश, दक्षिण पश्चिम को छोड़ के। दक्षिण पश्चिम का नाम आ जाते हैं पश्चिम साइड में, नाम है दक्षिण पश्चिम, तो पश्चिम में जाएगा, पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में आ जाता है। बाकी एशियाई देश पूर्वी में आ जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ भारत का संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है। मतलब भारत के इधर ऑस्ट्रेलिया है और बाकी एशियाई देश है। इधर क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया है, अफ्रीका है और यूरोपीय देश है। एक एक पॉइंट कल याद होना चाहिए। ठीक है। हिंद महासागर में भारत जैसी महत्वपूर्ण स्थिति एशिया के किसी अन्य देशों की नहीं है। किसी अन्य देशों की नहीं है। कहा? नीचे हिंद चिन्ह में, क्योंकि हिंद चिन्ह में जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से। किसका जल? समुद्री जल। कौन कौन सागर है? इधर कौन है और इधर कौन है और नीचे कौन है? हिंद महासागर। ठीक है ना। तो ऐसा स्थिति एशिया के किसी भी देश के पास नहीं है, इसलिए एक महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ गया। उस महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। और उससे भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान। भारत का विश्व के अनेक देशों से संपर्क केवल समुद्री जल मार्ग द्वारा ही नहीं था। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ हम समुद्री मार्ग से भी संपर्क बना सकते हैं और स्थल मार्ग से भी बना सकते हैं। क्योंकि भारत के स्थल मार्ग की बात करें तो आपको पश्चिम साइड में क्या क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया है, और क्या है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हाँ, और क्या है? अफ्रीका है, और क्या है? यूरोपीय देश है। ठीक है, समझ गए। उधर पूर्वी का बात करें तो एशिया के शेष भाग है, चाइना वगैरह, ये सबसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हम जल मार्ग द्वारा ही संभव है, हम स्थल मार्ग से भी संभव है। उत्तर में क्या है? विशाल पर्वतमाला हिमालय है। दूसरा चैप्टर में हिमालय के बारे में पूरा स्टडी करना है। ठीक है, तो इसका जो दर्रा हो रहा है हम इसको अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है भारत के कुछ पंचतंत्र वगैरह, बौद्ध धर्म, यहाँ पर कौन कौन से धर्म है, ये सब इसकी विशेषता है, आप लोग उसको पढ़ लेंगे। देखिए अब ये भारत है, भारत का जहाँ पश्चिम दिशा में कौन है? अफ्रीका है, यूरोप है ना, और ये एशिया है। कौन है ये? एशिया। एशिया को कितने भाग में बांट दीजिए? 4 भाग में। चलिए, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, आगे पश्चिम। कौन है? पश्चिम है। भंडोल उत्तर इधर है तो दक्षिण किधर होगा? नीचे है। ठीक है, तो ये पश्चिम हुआ और ये है दक्षिण। तो एशिया का कौन सा भाग भारत के कांटेक्ट में आ रहा है? दक्षिण और पश्चिम। ये पूरब है, पगला गले का। इधर आपके भारत के पश्चिमी भाग में एशिया का दक्षिण पश्चिम भाग, यूरोप और अफ्रीका। इधर आने के लिए इसको समुद्र की जरूरत नहीं है, सीधा कांटेक्ट बना के आ जाएगा। इधर चल जाएगा, भारत है ना, एशिया में आएगा, एशिया से यूरोपीय देशों में आ जाएगा, भारत एशिया में आएगा और एशिया से कहां आ जाएगा? अफ्रीका में आ जाएगा, या फिर समुद्री मार्ग से भी जा सकता है, इससे भी आ जाएगा, ला पहुंच जाएगा। तो भारत ऐसा स्थिति पर है कि ऐसा स्थिति किसी भी यूरोपीय देशों की नहीं है। समझ रहे हैं ना। ये पूरे एशिया में कौन है? भारत है। समझ गए। तो भारत के पश्चिम दिशा में कौन कौन से देश हैं? सॉरी, देश बोल रहे हैं, यूरोपीय महादेश है, एशिया महादेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग है और अफ्रीका महादेश है। और अगर इसके हम पूर्वी भाग की बात करें तो शेष जो एशिया बच रहा है इसके किधर है? पूरब भाग में है। कहाँ है? पूरब भाग में। और कौन है?
ऑस्ट्रेलिया है। किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत है ये एक एक पॉइंट नोट्स बना लेना है, समझ गए? जो जो बता रहे हैं उसको एक कॉपी लीजिए और उस पर नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाना सबसे अच्छा काम है, ठीक है। अब यहां पर आता है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश दक्षिण एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। एशिया के हम लोग किस भाग में है? दक्षिण में है। ये है पूरा एशिया, और इस एशिया के हम लोग नीचे हैं कि ऊपर है? नीचे। तो नीचे मतलब दक्षिण। तो भारत का स्थिति एशिया में कहाँ है? दक्षिण में है। तो हम लोग दक्षिण एशियाई देश है। हम लोग कौन देश है? दक्षिण एशियाई देश है। तो वहीं का है दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है। तथा भारत सार्क, सार्क में कौन कौन से देश आते हैं याद कर लेना होगा। सार्क का फुल फॉर्म होता है एस से साउथ, ए से एशियन, ए से एसोसियन, आर से रीजनल और सी से कोऑपरेशन, ठीक है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशिया के जो लोग हैं, साउथ एशिया नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं, ऊपर उत्तरी हो जाएंगे। साउथ एशिया वाला जितने भी है ये एक एसोसिएशन बनाए हैं, एक संगठन बनाया है, समझ गए ना। फॉर रीजनल कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहायता करने के लिए ये लोग क्या किए हैं? एक कोऑपरेशन एसोसिएशन बनाया। इसका पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एसोसिएशन बनाया किसके लिए? किसके फॉर मतलब के लिए, किसके लिए बना है? रीजनल कोऑपरेशन के लिए, ठीक है। और भारत जो है इसका एक सदस्य है, क्योंकि दक्षिण में ये भी आता है। और एक इसका है साउथ के लिए है, साउथ एशिया के लिए। तो हम लोग भी तो साउथ में आते हैं, ठीक है। अब देखिए सार्क के कौन कौन से सदस्य हैं। सार्क कौन है? यही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद कर लेना होगा साउथ का फुल फॉर्म। इसमें कौन कौन से देश है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये इसके देश हो गए, ठीक है ना। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, श्रीलंका जो है, श्रीलंका एवं मालदीव, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और श्रीलंका नीचे था ना, और मालदीव, ये दोनों के दोनों हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय पड़ोसी देश है। ये कहाँ है? ये दोनों कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। हम लोग कहाँ स्थित है? एशिया के दक्षिणी भाग में, और कुल मिलाकर 3 समुद्र के संपर्क में। कितने समुद्र के संपर्क में? और ये श्रीलंका और मालदीव कहाँ है? हिंद महासागर में। और ये क्या है? द्वीपीय पड़ोसी है। द्वीपीय पड़ोसी है मतलब चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। अब इनमें स्थल आकृति होगा? नहीं होगा ना, इनमें केवल तटीय सीमा रेखा होगा, स्थल सीमा रेखा नहीं होगा। लेकिन भारत के पास स्थल सीमा रेखा भी है और तटीय सीमा रेखा भी है। स्थल सीमा रेखा वह होता है जो पृथ्वी के संपर्क में है, और तटीय सीमा रेखा वह होता है जो जल के, पानी के संपर्क में है। तो जो श्रीलंका और कौन म्यांमार है, ये भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश है। कौन देश है? द्वीपीय देश है। द्वीपीय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये समुद्र के बीच में है, इसलिए ये द्वीपीय देश है और भारत के पड़ोसी देश है, ठीक है ना। श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। याद कर लेना होगा, कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। चलिए अब यहाँ पर भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट मात्र कितना? 24 किलोमीटर। धनुषकोटी आपको बताया था ना, धनुषकोटी को धनुषकोडी भी कहते हैं, ठीक है ना, समझ गए। धनुषकोटी कहाँ है? राम सेतु था ना, वहीं पर। वहां से कितना दूरी पर श्रीलंका है? मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर। 24 किलोमीटर मतलब कहां से? छपुआ चल जाइए। अब बीच में कोई अगर घर और ना हो तो छपुआ दिखाई देगा कि ना? देगा ना। तो आराम से वहां से श्रीलंका दिखाई देता होगा, ठीक है ना। श्रीलंका वहां से आराम से दिखाई दे रहा होगा। भारत के कहां से? धनुषकोटी से। भारत के धनुषकोटी से श्रीलंका दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कितना दूरी पर है? 24 किलोमीटर के। अब भारत के धनुषकोटी में जो वहां पर जो लोग आएंगे वो क्या कहेंगे? श्रीलंका को वहीं से कहेंगे हेलो हाय, लोग समझ गए? किसको बोलेंगे? श्रीलंका वाले को। धनुषकोटी से बात हो रहा है, भारत के दक्षिणी भाग से बात नहीं हो रहा है। कहां से बात हो रहा है? धनुषकोटी से। ना तो ऐसा होता तो हनुमान जी के जाएगा ना पड़ी तो कहीं से कहते नहीं लंकावा हुए, अरे समझ गए ना। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। धनुषकोटी से उसका दूरी कितना है? 24 किलोमीटर। इस बात का ध्यान रखना है। तो 24 किलोमीटर की दूरी कहां से है? धनुषकोटी से है। चलिए उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग में भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला कहां? उत्तर। उत्तर माने ऊपर, और उत्तर पूर्व माने उत्तर और पूर्व, यानी कि ये वाला भाग, समझ गए ना। उत्तर पूर्व यानी कि, चलिए हम आपको बताते हैं नक्शा में।
मैप लेते हैं और बताते हैं। भारत का ये कौन सा भाग हुआ? ये उत्तरी भाग है और ये पूर्व भाग है और ये सब उत्तर पूर्व भाग है और इधर कौन है? हिमालय है ना? देखिए यही है हिमालय है, ये उत्तर, ये पूरब और ये उत्तर पूर्व। क्या चीज है यहाँ पर? हिमालय है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो क्या है कि उत्तर और उत्तर पूर्व में स्थल भाग जो है भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा अलग होती है। वहां पर पर्वत श्रृंखला अलग नेपाल को बनाता है और फिर भारत को बनाता है। जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत और अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। भारत में जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी इलाका। कहां? जम्मू कश्मीर का सबसे ऊपरी इलाका वर्तमान में कहां है? लद्दाख में है। यहां आ जाइए, ये हो गया आपको अफगानिस्तान, ये हो गया चाइना। कौन हो गया? चाइना। और यहां से ये हो गया भारत। किसी को दिक्कत नहीं ना? आइए, तो ही है कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन इन दोनों की सीमाएं मिलती है। देखे थे ना कहां था? इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान आदि की सीमाएं मिलती है। इस तरह इतने निकट 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। संवेदनशील मतलब उस पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए, क्योंकि 5 को देश का वहां पर क्या मिल रहा है? सीमा। कोनो देश कभी भी वहीं से अटैक करेगा। समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत? चलिए, तो आज का जितना कुछ पढ़ाए हैं इसका नोट्स बनाइए और याद होना चाहिए। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत? ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम क्या है? भारत की मानक देशांतर रेखा कितना डिग्री पर है? भारत का कच्छ से अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कितने घंटे का अंतराल हो जाता है? आखिर क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच में कितना डिग्री का अंतर है? 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर? 4 मिनट का, तो 30 डिग्री में 120 मिनट। 120 मिनट मतलब हाँ। हिमालय भारत के किस हिस्सा में है? उत्तर कि पूरब कि उत्तरी पूर्व? उत्तर पूर्व। पूरा उत्तर में भी है और उत्तर पूर्व एरिया में भी है। समझ गए? दूसरा चैप्टर में तो पूरा हिमालय का साफ A to Z चीज पढ़ लेना है। समझ गए? बात करें तो भारत का स्थिति जो एशिया में है वैसा एशिया के किसी भी देश का नहीं है, क्योंकि भारत कितने समुद्र से घिरा हुआ है? 3। कौन कौन? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। ठीक है। अगर बात करें श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है भारत से? मन्नार की खाड़ी द्वारा और पाक जल संधि द्वारा। समझ गए ना? धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी कितना है? श्रीलंका और मालदीव कैसे क्षेत्र है? द्वीपीय क्षेत्र है या फिर भौगोलिक? द्वीपीय है। ठीक है, भौगोलिक तो है ही, लेकिन द्वीपीय क्यों है? क्योंकि वहां पर चारों तरफ से जल है। भारत के पास अपना द्वीप समूह कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और कौन द्वीप है? लक्षद्वीप है। ठीक है ना? किसी को दिक्कत? भारत की कौन रेखा ज्यादा लंबी है? तटीय रेखा या सीमा रेखा? सीमा रेखा। कितना है? 15,200। ठीक है ना? और तटीय रेखा के कई गुना है? 2 गुना है। तो ये सब चीज कंप्लीट होना चाहिए। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? और आप लोग भी इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स नहीं बनाए तो फिर कोई फायदा है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है नोट्स बनाना और सेल्फ स्टडी करना, बुक को रीड करना। ठीक है, और नोट्स बनाइए। ये 2 काम जरूर कीजिए।